मुझे दे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। तरीन आईनी बहरान का शिकार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी है। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में नहीं, बल्कि तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के तहत मुस्तरद करने के बाद हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस सदर साहब को भिजवाई और सदर ने कौमी असम्बली डिसॉल्व कर दी। ये सब कुछ हुआ, अचानक हुआ, बहुत बरक रफ्तारी के साथ हुआ, सिर्फ एक दिन के अंदर, और वो 3 अप्रैल यानी कि गुज़श्ता रोज हुआ। यानी कि इसको महज अभी 24 घंटे ही गुजरे हैं, लेकिन लग रहा है कि इन 24 घंटों में पाकिस्तान ना जाने कितने साल पीछे या कितनी सदियां पीछे चला गया है, क्योंकि जिस तरीका कार के साथ डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है। इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी बहस हो रही है। कल इतवार के रोज सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दिन ताले खुलवा के अदालत के जो है ये मामलात को इस पिटीशन को जो है सबमिट करवाया गया। आज खुद नोटिस जो है वो लिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। फिर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन की पिटीशन भी वहां पर दर्ज करवा दी गई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जिस खत को बुनियाद बना के, जिस मुबैना धमकी आमेज खत को बुनियाद बना के ये सारे का सारा केस बिल्ड किया गया है, उस खत की हकीकत क्या है? इस खत की, इस मुबैना धमकी आमेज खत की, क्या ये आलमी साजिश है कोई मुबैना तौर पे? क्या ये कोई बैरूनी साजिश है, कोई फॉरेन फंडिंग साजिश है? इसकी सारी हकीकत आपके सामने, अवाम के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से अवाम सफर कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क में हुकूमत नाम की कोई भी चीज नहीं है, तो अवाम के सामने हकाइक रखना बहुत जरूरी है। हकाइक हम आपके सामने रख देंगे, हतमी फैसला अवाम के हाथ में होगा कि वो इन हकाइक से हकीकत और सच किस तरह से अखज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने 2-3 चंद अहम निकात हैं, चंद अहम सवालात हैं इस मुबैना खत को लेके, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान से और साबिक हुकूमत से हमारे सवालात हैं, मेरे सवालात हैं, मेरे निकात हैं। इनके जवाब चाहिए ना सिर्फ मुझे, बल्कि मुझ समेत 20 करोड़ अवाम को। सबसे पहला मामला तो यह है कि क्या अमरीका, सबसे पहला सवाल, क्या अमरीका पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर बताएगा कि वो पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाना चाहता है? क्या पाकिस्तान के सफीर को बुला के, क्या ये लॉजिक, क्या ये सेंस, लॉजिकल सेंस इसकी बनती है? क्या डिप्लोमेटिक सेंस इसकी बनती है कि अमेरिका अगर रजीम चेंज करवाना चाहता है तो क्या वो पाकिस्तान के सफीर को बुलाकर बताएगा कि जी हम पाकिस्तान में एक साजिश करने जा रहे हैं, रजीम चेंज करने जा रहे हैं, आप फौरन से रजीम चेंज करने, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा? ये बड़ा लॉजिकल सवाल है। वज़ीर आज़म इमरान खान को, साबिका हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा अहम सवाल है कि क्या यह खत अमरीकी हुकाम ने लिखा? ये बहुत अहम सवाल है कि क्या ये खत अमरीकी, अगर मुबैना तौर पे अमरीका साजिश कर रहा है तो क्या ये खत अमरीकी हुकाम की तरफ से तहरीर करदा है? अब इसका जवाब, इसका एक नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट मैं अवाम के सामने रख देती हूँ कि यह खत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने ही अमरीका में जो तैनात सफीर हैं उन्होंने दफ्तर खारजा को लिखा एक मरासला, अपने जाती एक तज्जिए की बुनियाद पे, या जिसको आप एनालिटिकल रिपोर्ट कह सकते हैं। 7 मार्च को यह खत दफ्तर खारजा को मौसूल होता है, या ये मरासला जो कि जाती तज्जिए पे सफीर साहब के मबनी है। सवाल यहाँ पर बनता है वज़ीर आज़म इमरान खान से और साबिका हुकूमत से कि 7 से लेकर 27 मार्च तक हुकूमत ने क्या इस हवाले से कोई इक़दामात किए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? यह बड़ा अहम सवाल है। फिर एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कहीं पर भी बैरूनी साजिश, धमकी या किसी भी किस्म की पाकिस्तान के अंदर से मुआविनत का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, ना ही कोई जिक्र किया गया उस सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में। तो फिर इस खत को बुनियाद बना के जो 3 अप्रैल को जो इकदाम किया गया वो किस बुनियाद पे कर लिया गया? एक और अहम चीज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने सहाफती अकदार, अपने सहाफती फराइज को, अपने सहाफती हलफ को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप तक पहुंचा रही हूं कि जो जिम्मेदार इदारे हैं उन्होंने कौमी सलामती कमेटी में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि उन्हें किसी भी बैरूनी साजिश, धमकी या फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के सबूत नहीं मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ना ही उन्होंने ये भी बताया कि ना ही किसी के रवाबित और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश के शवाहिद मिले हैं। यहां तक के जिम्मेदार इदारों ने हुकूमत से कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो हमें प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन हुकूमत उसके जवाब में खामोश हो गई। अगर ये बात सारी सच है तो फिर 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक कोई इकदाम क्यों नहीं किए गए? फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग के मिनट्स नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? ये तो एसओपी है किसी भी सरकारी मीटिंग की। क्यों नहीं मिनट्स लिए गए? अगर मिनट्स लिए गए हैं, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान है, उनका दावा है, तो फिर ये मिनट्स अवाम के सामने रखे जाएं या कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएं, मिनट्स भी और खत भी, क्योंकि इसी खत की बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट रियासत का इदारा है, हुकूमत सच्ची है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सच्चे हैं तो मिनट्स ले जाएं, खत को ले जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो ये खत सच्चा है, ना इसका मतन सच्चा है, ना ही मिनट्स लिए गए हैं। मिनट्स क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि जिम्मेदार इदारों ने जो वहां पर बात की मीटिंग में कि हमें कोई शवाहिद नहीं मिले, अगर मिनट्स ले लिए जाते तो ये बात ऑन रिकॉर्ड आ जाती। और इस बात को हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, साबिका हुकूमत ऑन रिकॉर्ड नहीं लाना चाहती थी। ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम सवालात हैं जो कौम के सामने रखना मेरी सहाफती जिम्मेदारी थी। इसी हवाले से अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ बहुत काबिल एहतराम, बहुत मौज़ूद शख्सियत मौजूद है। पाकिस्तान के सीनियर रहनुमाओं में से एक हैं, सीनियर सियासी लीडरान में से एक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद खुर्शीद शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन से मामला चल रहा है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी है या गैर आईनी है? आपको क्या तवक्कुआत हैं? फुल कोर्ट के मामले पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है? पार्लियामान की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड करार दे सकती है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ और दिल से देता हूँ, चाहे मुझसे कोई इख्तिलाफ करे या न करे, या मुझसे मुत्तफिक हो, कि हमारा मकसद सिर्फ ये था कि इमरान खान और उसको हटाया जाए और इस्तीफा दे, वरना हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। ये कह के हम कराची से चले जी। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया तब ये ऑफर भी आ गई कि आप ये अगर विथड्रॉ करें तो हम इस्तीफा दे देंगे। बात ये है कि ये हुकूमत की तरफ से आई, इसकी वजाहत भी हुई। पहले इल्ज़ाम लगा कि अस्करी क़यादत की तरफ से हमसे अप्रोच किया गया, फिर अस्करी क़यादत ने उस पर बिल्कुल क्लियरफाई किया कि जी हम नहीं थे, हमें बुलाया गया था, कहा गया था कि आप जाके बात करें अपोजिशन से। ये चैप्टर हो गया क्लोज। शाह साहब, अपोजिशन के पास अस्करी क़यादत जब ये ऑफर लेकर आई, कोशिश शाह साहब अपोजिशन के पास जब अस्करी क़यादत ये ऑफर लेके आई तो क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई कि ये अस्करी क़यादत की तरफ से ऑफर है? अंदर या की बात मुझे ये मुझे अंदर की बात नहीं मालूम, न कि अपोजिशन ने बताया जी। ये ISPR की तरफ से मेजर जनरल साहब ने खुद वजाहत की थी। मैं वो जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपना जिक्र नहीं कर रहा कि क्या बात हुई या क्या बात नहीं हुई। दूसरा मसला ये था कि जब वो दिन आ गया तो आपने डिले टैक्टिक्स देखी, कभी उधर भागना कभी उधर भागना। उसके बाद इनकी कोशिश रही कि हम इससे भागे, और उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी। सॉरी जी शाह साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए जवाब अपना। हाँ, अददी अक्सरियत उनके पास नहीं थी और वो उससे भागना चाहते थे। जी। उन लोगों ने जो 7 मार्च को खत आया, जी। जो उनके एम्बेसडर ने उनको लिखा, और उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं ओरिजिनल खत में
जहाँ बैठ के ख़त को बनाया गया, उसको खदो खाल बनाए गए और वो ख़त पड़ा रहा। मुल्क के हालात जंग में नज़र आने लगा, मगर वो ख़त बाहर नहीं आया जब तक वो तैयार नहीं हुआ जी। और कागज़ हिला के रखते रहे 20 दिन। वो ख़त जो है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरा था, पाकिस्तान को ख़तरा था, वो पड़ा रहा जी। जब ये मुकम्मल साजिश तैयार हो गई मिलजुल के, जिसमें सदर साहब भी शामिल है, कामयाब उनमें तैयार हो गई, तब जाके इन लोगों ने ख़त का जिक्र करना शुरू किया। और जो आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अस्करी लीडरशिप ने उस ख़त को तस्लीम नहीं किया और उस पर बात यहाँ तक आई कि उन लोगों ने कहा कि हमें इस ख़त में कोई सच्चाई महसूस नहीं हो रही, क्योंकि वो जिम्मेदार एक अदारा है, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता था। उसके बाद जनरल बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली कहा कि जिस मुल्क की तरफ से ख़त आया था उसका जिक्र करते हुए कि हमारे उनके साथ तारीख़ी ताल्लुकात है और हम वो ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद से क्यों की डायलॉग, इस्लामाबाद से क्यों की डायलॉग फिर जी। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने पंतरा बदला और फिर इलेक्शन जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का डे फिक्स हुआ और उसमें आए तो उन लोगों ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वोट वादे थे कि हमारे पास 197 वोट थे, उनके पास वोट नहीं थे। वो आए, कानून जो आर्टिकल 5 है वो हर शहरी को बिल्कुल वाज़े तौर पे मुल्क में अपने पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट देता है पाकिस्तानियों को, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन लोगों ने जोश में आके पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को, कम से कम 200 जो मेंबर हैं, 20 करोड़ अवाम तो उनके नुमाइंदे होंगे, उनको गद्दार करार दे दिया और इलेक्शन से भाग गए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भाग गए और यहाँ तक भाग गए कि वहाँ पे जूतियाँ भी छोड़ गए और नारे लगाते हुए भाग गए, हम इस असेंबली में नहीं आएंगे। अब असेंबली ख़त्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया और प्राइम मिनिस्टर ने डिज़ॉल्व कर दिया। ये ड्रामा था सिर्फ इसलिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो वो असेंबली डिज़ॉल्व नहीं कर सकता। अब जल्द में उसको बहाल करो, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रद्द करार दे दो और वो बहाल हो जाएगा। उस बहाली के दरमियान वो डिज़ॉल्व कर दे। इस सारी साजिश में वज़ीरों से लेके वज़ीर आज़म से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो रियासत का हेड है वो इस कंस्पिरेसी में शामिल रहा। आज हम मुतालबा करते हैं, हमने तो कहा कि हमें खुशी हुई है, हम कामयाब गए अपने मकसद में, हमने प्राइम मिनिस्टर को ख़त्म किया, अर्ली इलेक्शन पे भी आ गए और हमने अपना जो मकसद है पूरा कर लिया। और सारी कौम को मुबारक के साथ ये कहूँगा कि इसका मुकम्मल तौर पे जश्न मनाया जाए हर जगह पे कि एक ऐसे शैतान से हमारी जान छूटी है जिसने पाकिस्तान के गरीबों को, नस्लों को तबाह कर दिया और अभी कोई ऐसा शख्स नहीं। शाह साहब, जश्न तो हुकूमत भी मना रही है, वो कह रहे हैं कि हम कामयाब हुए हैं, हमने गैर मुल्की साजिश कामयाब कर दी है। बट हैविंग सेड दैट, आप कह रहे हैं आपको कितने जश्न वो मना रहे हैं अपने शर्म को बचाने के लिए। ठीक कि आप विटनेस है, मीडिया विटनेस है कि हमने बार बार कहा इस्तीफा दे दो जी। हमने बार बार ये भी नहीं कहा कि असेंबली तोड़ो, हमने बार बार कहा इस्तीफा दो, मगर क्योंकि आज इसके लोग बोल रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या करता है, किस तरीके से लूटता है, किस तरीके से लोगों को भगा देता है पाकिस्तान से, उनके बार बार कहते हैं कि हमने कहा था कि ये जो खातून है ये पैसे लेती है, पैसे चल रहे हैं ओपन, किसी सूबे के अंदर ये पोजीशन नहीं होगी जो पंजाब में थी कि डिप्टी कमिश्नर के भी रेट लगा हुआ था, एसपी का भी रेट लगा हुआ था, कमिश्नर का रेट लगा हुआ था, सेक्रेटरी का रेट लगा हुआ था। इस छोटी बड़ी लेवल तो छोड़ दो, यहाँ तक कि डीजी जो एक्साइज था उसको
गिरफ्तार करके कहा गया कि तुम मान लो और तो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मान लो। उससे मनवा लिया, अपने आप को बचा लिया। क्या क्या तबाही नहीं हुई है। पाकिस्तान एवं ही 116 से 141 नंबर पे नहीं आया करप्शन में। कोई दुनिया देख रही थी हमें, तो इसने करप्शन खत्म करने के बजाय करप्शन को भी तेज कर दिया। अच्छा शाह साहब, यहाँ पे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा। शाह साहब एक सवाल की इजाजत दीजिएगा, फिर उसके बाद ये करप्शन वाले मामले की अब्दुल अलीम खान भी खुल के सामने आ गए हैं, कल 14 सितंबर भी आए थे, इस पर भी बात करेंगे। बट आपने भी मुबारकबाद दी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्वीट किया कि जी सिल्वर लाइनिंग ये है कि हम कामयाब हो गए। आपने कहा कौम को जश्न मनाना चाहिए। तो जब आप समझते हैं, जब अपोजिशन समझती है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई है, इमरान खान को घर भेज दिया है, तो फिर आप लोग इलेक्शन में चले जाएं ना। यही तो हुकूमत कह रही है आपको, साबिका हुकूमत इमरान खान यही कह रहे हैं कि आए इलेक्शन में मुकाबला कर लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यही सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए था और अभी आपने पूछ लिया। आपको पता है आज दिन कौन सा है? 4 अप्रैल। तारीख कौन सी? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को क्या हुआ था? एक शख्स तख्तेदार पे चढ़ा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्यों चढ़ा था? जमहूरियत के लिए, मुल्क के आइन को बचाने के लिए। कंप्रोमाइज नहीं किया। हम सिर्फ जो सुओ मोटो जुडिशरी ने लिया है उसकी वजाहत के लिए वहां गए हैं कि आइन की जिस शिक को इस्तेमाल किया गया है ऐसा न हो कि ये कभी रेफरेंस बन जाए, और उस आइन को जो बचाने के लिए हमें कोर्ट में गए हैं। ये चैप्टर बिल्कुल अलग है और वो चैप्टर अलग है जो 8 तारीख को हम चले थे वहाँ से, अपने 17 तारीख को या 18 को चले थे हम कराची से, और अपना 10 दिन का टूर 27 फरवरी को पहुंचे थे, शायद नहीं 27 फरवरी को चले थे, 8 को पहुंचे थे। तो पहुंचे थे, मकसद का सिर्फ मकसद उसका ये था कि ये हुकूमत चाहे, और जब वो चली गई है हमारा मकसद पूरा हो गया। तो अब हमें आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर, जी जब आप फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अलग है, तो सुप्रीम कोर्ट तो उस पर टाइम ले रही है ना, कल का भी टाइम लिया, आज का भी लिया सुप्रीम कोर्ट। तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये तो 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, 60 दिन का टाइम दे दें, 60 डेज के अंदर हम तैयार हैं। इसने कौम के साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं किया है। पाकिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो हमारी इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी है, उनको तबाह बर्बाद इस शख्स ने कर दिया है। तो अभी कौम को उठना चाहिए, कौम को खड़ा होना चाहिए, कौम तमाशा न बने। कौम को तमाशा बनने से पहले इस बात को सोचना चाहिए कि एक झूठे तरीन इंसान जिसने झूठ के सिवा कभी सच नहीं बोला, कहा जाता है ना कि सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलूंगा, तो इसने झूठ के अलावा कभी सच नहीं बोला। अच्छा, उस शख्स ने झूठ पे पाकिस्तान पे ऊपर हुक्मरानी की है। शाह साहब आप फरमा रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, 90 दिन का टाइम तो हुकूमत ने दिया है, 60 डेज का आप चैलेंज कर रहे हैं हुकूमत को कि 60 डेज का टाइम दे, हम इस पे कामयाब हो जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन फिर इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत के मामलात के लिए शहबाज शरीफ ने तो इनकार कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा निगरान हुकूमत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में चलने दें, वहां से आप निगरान हुकूमत के क़याम के लिए बैठ जाएं। जहां तक शहबाज शरीफ, जहां शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही है। हाँ। कि एक ट्रेटर ने एक जो आइन का तोड़ने का या आइन को सबमिट करने का जो जिम्मेदार है प्रेसिडेंट, उसने खत लिखा है। ऐसे गैर आइनी आइन को तबाह करने वाले गैर आइनी शख्सियात के खतों का जवाब नहीं दिया जाए। इलेक्शन की तरफ मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली को बहाल कर देती है? वो सुप्रीम कोर्ट का, वो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर अलग है। कल सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह दे देगी जवाब, क्योंकि ये सो मोटो लोगों ने लिया है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हाँ। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शाह साहब अगर सुप्रीम कोर्ट तो आइन को, शाह साहब अगर सुप्रीम कोर्ट कौमी असेंबली बहाल कर देती है तो आप लोग नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे या कौमी असेंबली को डिसॉल्व करेंगे, फौरन इलेक्शन में चले जाएंगे, जैसे कि आपने कहा कि हम तैयार हैं 60 दिन में करवा लें? बिल्कुल, जैसे ही गवर्नमेंट असेंबली बहाल करती है हम इमीडिएटली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मैं हर दफे
हर चैनल पे ये बात कहता आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 से 4 महीने चाहिए, क्योंकि हमें जो लेजिस्लेशन की गई है जिसमें बहुत कुछ ऐसी तबाही है, जिसमें आपका भी बिल है सॉरी, वो क्लियर करके हम 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन में चले जाएंगे। हमें हुकूमत करनी नहीं है, हमें नई इलेक्शनों में जाना है और जाएंगे। ठीक, शाह साहब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, क्योंकि हमने 10 बजे ये प्रोग्राम को ऑन एयर भी करना है। सैयद खुर्शीद शाह साहब, साबिक अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, इनका खुसूसी इंटरव्यू आज हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। कुछ मजीद अहम सवालात हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज प्रोग्राम में हम खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब का, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं। खुर्शीद शाह साहब, मामला ये है, सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा से इस बात का उसूल रहा है, नजरिया रहा है पीपल्स पार्टी का कि पार्लियामान मुकद्दम है और पार्लियामान के मामलात में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी खुद अपनी दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि जी पार्लियामान की कार्रवाई में इंटरफेयर करें और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर कानूनी करार दें। ये तजाद नहीं है क्या पीपल्स पार्टी का? गरीदा, आप बड़े मासूम है और बेहतर भी जानती है। ये हम नहीं गए, ये सो मोटो हुआ। आइन का ऐसा मजाक बनाया गया, जिस अदारे ने आइन बनाया उस अदारे पे इस्तेमाल किया गया। इसकी वजाहत न आप कर सकती है न मैं कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सही सो मोटो लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब मुल्क में गैर कानूनी, गैर आइनी काम हो तो वो उसको टेकअप कर सकती है और उसकी वजाहत कर सकती है। उनके पास छोटा सा स्पेस है कि उसको क्लियरिफाई करें। हम नहीं गए, प्लीज। लेकिन आप लोग पीपल्स पार्टी वहां रिप्रेजेंट तो कर रही है ना। नैयर बुखारी साहब की एक दरखास्त थी, पिटीशन आप जी बिल्कुल। जब आइन का मसला आया तब गए, आइन की वजह से। आइन के लिए आपको पता है कि हमने कितने कोड़े खाए, कितनी सजाएं काटी हैं, कितने कत्ल हमारे हुए हैं, कितनी शहादतें हमने देखी हैं। पीपल्स पार्टी आइन के लिए और जमहूरियत के लिए लड़ी है, कभी इक़्तिदार के लिए तो नहीं लड़ी। कभी एक दिन भी आप बता दें कि पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें वोट दो, हम हुकूमत में आए। हमने कहा मुल्क में जमहूरियत लाओ और जमहूरियत में आवाम के फैसले को तस्लीम करो। लेकिन आप समझते हैं शाह साहब, आप सीनियर मंझे हुए सियासतदान हैं, आपने पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं, अदालती मामलात किस तरह से पाकिस्तान की सियासत पे असरअंदाज होते रहे हैं, आपने 4 अप्रैल का खुद जिक्र किया। आप समझते हैं कि पार्लियामान की कार्रवाई के हवाले से जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो मुदाखलत का एक फ्लड गेट खुल जाएगा, मुस्तकबिल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा? खुर्शीद शाह साहब, कभी नहीं। ऐसा मामला जब भी होगा तो ये फ्लड गेट खुल सकता है। ऐसा जब कानून आइन को ख़त्म किया जाए, आइन को रोंदा जाए, तब ऐसे मामला फिर होंगे। ये फ्लड गेट नहीं है, ये तरीक़ेकार है। फ्लड गेट और होता है जब हम जाए कि भाई इसकी वजाहत कर दो, इसकी वजाहत कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उठाया है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइन के साथ वो क्या करते हैं। शाह साहब, 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मामला बेशक सब जुडिस है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग या तो सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दे या इस मामले को वैसे का वैसा ही रहना दे। अगर दूसरे वाला मामला हो जाता है तो फिर स्टैंडिंग कहाँ पे होगी? फिर इस वक्त जो हालात हैं वो कहाँ पे? फिर भी हम जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। हमें तो इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन बहाल कर देगी, आइन को बहाल कर देगी, आइन के पैराज का बिल्कुल क्लियर ओपन ऑपरेशन करेगी, बताएगी कि इसका मकसद क्या है और ट्रेटर कौन है, किसने ये ज्यादती की है, उसको सजा भी दी जाए। जिसने आइन को बिल्कुल गलत पढ़ के, गलत करके ज्यादती की है आइन के साथ, उनको सजा भी दी जाए। अगर सजा नहीं होगी कि पाकिस्तान में आज ये मसला है, कल इनसे 10 गुना ज्यादा होगा, कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हर बंदा माइट इज राइट पे चलेगा। पहले ही बहुत कुछ हुआ है। आर्टिकल 6 का तायुन भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। आर्टिकल 6 के लागू होने का तायुन भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है।
अब तो सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ करना पड़ेगा। किसने अगर पाकिस्तान में आर्टिकल 6 है तो उसके इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालत हो, उसका फैसला वो करती है। आर्टिकल 6 लग सकता है, नहीं लग सकता है। लेकिन इरशाद साहब, आर्टिकल 6 के लागू होने का मामला विफाकी हुकूमत के सपुर्द नहीं होता? तो वफाकी हुकूमत के बिल्कुल सपुर्द होता है। अगर उन लोगों ने हमें वापस लाया है और हम हुकूमत में आए तो यकीनन आइन को किसी पे दुश्मनी नहीं करेंगे, किसी ज्यादती नहीं करेंगे। आइन का मसला उठा के हम फिर सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे कि ये आर्टिकल 6 है और इस जमरे में ये आता है। जब वो चैलेंज करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा और अदालत ही फैसला करेगी आर्टिकल 6 लग सकता है, नहीं लग सकता। ठीक है, यानी आपने देखा कि परवेज मुशर्रफ का आर्टिकल 6 का फैसला किसने किया? अगर हुकूमत गई तो फैसला कोर्ट ने किया। और पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया के बिल्कुल कायल है कि पाकिस्तान में अदारे आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट हो और फैसला खुद करें। लेकिन पीपल्स पार्टी पे फिर इल्जाम भी तो लगता है कि आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया परवेज मुशर्रफ को, आपने सेफ एग्जिट दिया, प्लस पीएमएलएन ने भी सेफ एग्जिट दिया। फिर इल्जाम तो पीपल्स पार्टी प्लस पीएमएलएन दोनों पे आता है ना सर, परवेज मुशर्रफ के आर्टिकल 6 के हवाले से। देखें, जो हालात थे उस वक्त, उन हालात के तहत हमने उससे इस्तीफा लिया था। उसको तो ये भी मिला था कि वर्दी में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। वो आप बात नहीं करेंगी ना। तारीख का हिस्सा है वो भी, शाह साहब, बिल्कुल तारीख का हिस्सा है। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको तो वर्दी में चीफ एग्जीक्यूटिव के पावर भी दिए गए थे। अब शाह साहब, अगर एक सिविलियन मार्शल लग जाए, सिविलियन जिसने ओथ लिया हो आइन के मुताबिक, वो आइन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करे और आइन को अपने लिए, अपनी कमजोरियों को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो बचा भी नहीं सका, वो ये मजाक बनाए और आइन के अंदर जो चीज़ पेश हो चुकी है किसी को हिम्मत नहीं कि उसको वापस दे सके। तो किस तरीके से लोगों ने ड्रामा किया, किस तरीके से पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को इन लोगों ने दांव पे लगाया। इस खत की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, यहाँ तक कि अमेरिका से एम्बेसडर को भी बुलाया जाए कि बाबा ये खत तुमने भेजा था या ये खत भेजा था। सर, अभी तो वो एम्बेसडर असद मजीद अमेरिका में तैनात नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। हम पाकिस्तान में आज़ाद खारजा पॉलिसी के मुहाफिज है और हमें इस बात को पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। जब पाकिस्तानी गरीदा फारूकी हो या खुर्शीद शाह हो, हमें पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। हमें कोई ज़ातियात पे या पॉलिटिकल अटैचमेंट पे बैठ के सोचना नहीं चाहिए। अब शाह साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने तो उनका सो मोटो नोटिस है जो इस वक्त सियासी हालात हैं, बट अभी उनके सामने तो आर्टिकल 6 लागू करने के हवाले से, या जिस तरह आपने कहा कि जिम्मेदारों का तयन करके उनको सजा भी देनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये चैप्टर क्लोज हो जाए। बट सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी ये मामला तो दरपेश नहीं है कि आर्टिकल 6 लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एड्रेस नहीं करती और उसके नतीजे में कौमी असम्बली बहाल हो जाती है, जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रही है, या कटिंग इट शॉर्ट पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान और इस वक्त के जो डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, असद कैसर, आरिफ अलवी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएगी? सर, अभी देखते हैं वो डिसीजन क्या देते हैं। काम तो लोगों ने ऐसा ही किया है आर्टिकल 6 के खिलाफ। अब देखें, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अस्करी क़यादत ने जो मौजूद थी, उसने इमरान से बार बार कहा कि ख़त पर हमारे मौक़िफ़ से मतन जो बड़ा इल्ज़ाम है उसकी अस्करी क़यादत की वजाहत करे। तो क्या हुआ? ये तो आम बात है ना जी। क्यों खत छुपाया जा रहा है अभी तक? आप समझते हैं कि खत सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती बिल्कुल उनको पेश होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उसकी कंटिन्यूटी लैंग्वेज की सारी आ जाएगी सामने
کہ کہاں بیچ میں گڑبڑ کی ہے، اور یہ تو اس سے بڑھ کر غداری کیا ہو سکتی ہے؟ مگر میں غدار نہیں کہوں گا، مگر حالات ہم پہ مجبور ہیں کہ پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے ساتھ کھیلنا غداری نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں تو ایک ہی جھٹکے میں وہ 3 منٹ کے اندر پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو غدار کر کے اٹھ کے چلا گیا جوش میں، یہ نہیں پتا پڑا کہ بھائی ہم کام کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ غداری کا الزام ہے، ہم تو پھر الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے۔ سپریم الیکشن کمیشن میں ایک آدمی ہمارے خلاف درخواست دے گا کہ فلانے ٹائم پہ فلانی جگہ پہ ان کو غدار کہا گیا تھا اور غدار یہ ہے، یہ نہیں لڑ سکتے، اور ان کو پاکستان سے بھی واپس بھیجا جائے یا سزائیں دی جائے۔ ہم سب کو 197 کو جیلوں میں ڈال دیں، جب تک ہم پاکستانی ثابت نہ ہو تب تک ہمیں اندر رکھیں، کیونکہ ہم غدار ہیں۔ اور جن لوگوں نے ریاست کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ محب وطن ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تو مجھے ایک سندھی کی بہت بڑے بزرگ کی ایک کہاوت بھی یاد آتی ہے اسی غداری پہ، کہ ایسا وقت بھی آئے گا جو ٹٹو گھوڑے ہوتے ہیں نا چھوٹے، وہ اصل ٹانگوں میں ہوں گے، اور جو تازی اچھے گھوڑے ہوں گے وہ تبیلوں میں بند ہوں گے۔ تو ہمیں تو وہی کہاوت آج یاد آتی ہے کہ اس بزرگ نے 400 سال پہلے پیر گروڑی شریف جو تھا اس نے کیا تھا۔ تو وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان میں نہ بڑے ہوئے، نہ پلے، نہ کھیلے، وہ 20 سال باہر رہے اور 20 سال پلاننگ کی کہ پاکستان جانا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، اور اسی امریکہ کے وزیر جو پریزیڈنٹ تھا بش نے نواز شریف کو بی بی کو پارت کی تھی اس کی۔ یہ تبھی تو علیم خان کہتا ہے جیسا موشن خش، یہ ملکوں کا بھی موشن خش ہے جو اس کو لے آئے تھے۔ یہ عام آدمی بیچارے کیا ہے، یہ جہانگیر ترین کیا بیچتا ہے، علیم خان کیا بیچتا ہے، یہ تو ملکوں کے ساتھ جو ملک ان کو لے آئے ان کے ساتھ بھی یہ غداری کرتے ہیں، موشن کشی کرتا ہے۔ ٹھیک، شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا، آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں، لسے کا شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں۔ سید خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو مزید ابھی باقی ہے، مزید اہم سوالات، اسٹے ود اس پلیز۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج ہم خصوصی طور پہ ایکسکلوزیو انٹرویو کر رہے ہیں جناب سید خورشید شاہ صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، سابق اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی میں۔ خورشید شاہ صاحب، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر سپریم کورٹ ایک طرف یہ کہہ دیتی ہے کہ کیونکہ فیصلوں کے ممکنات پہ ہی ڈسکشن ہو سکتی ہے نا، باقی تو میٹر سب جوڈس ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیتی ہے بٹ قومی اسمبلی بحال نہیں ہوتی، ظاہر ہے حکومت بحال نہیں ہوتی، تو اس صورت میں پھر اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جب وہ غیر آئینی قرار دیں گے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ غیر آئینی قرار دے دے گی تو قومی اسمبلی آٹومیٹیکلی بحال ہو جائے گی؟ بحال بھی ہو جائے گی اور اسے ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوگا، اور حکومت بھی آٹومیٹیکلی بحال ہو جائے گی۔ مگر میں ایک آپ کی باتوں میں یاد بھی آیا کہ جیسے میں نے ابھی بھی کہا آپ سے کہ یہ وقت ہے، یہ بالکل ٹائم ہے، وقت ہے کہ عسکری قیادت کو باہر آ کے، کیونکہ وہ اس خط کے نیشنل سیکورٹی کونسل میں موجود تھے، اس میں آپ پہ آ کر وضاحت کر لے اور ساری قوم کو غدار ہونے سے بچا لے۔ ٹھیک، غدار بہت بڑا لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک، بیٹر، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، بالکل اور ویلڈ۔ میری ان کو اپیل ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے خورشید شاہ صاحب، آپ معزز سینئر رہنما ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کی اپیل کا اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے بھی اپیل پٹ اپ کی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ عسکری قیادت کی طرف سے اس کا کوئی نہ کوئی جواب، آپ کی اپیل کا کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا سامنے۔ لیکن یہ جو اس دن 3 اپریل کو ہوا، جو کل ہوا 3 اپریل کو قومی اسمبلی میں فواد چودھری صاحب نے جس طرح سے اٹھ کے ایک قرارداد پڑھی یا جو بھی انہوں نے متن وغیرہ جو ٹیکسٹ اسکرپٹ انہوں نے پڑھا، پھر ڈپٹی اسپیکر نے اچانک رولنگ دے دی جس میں وہ اسپیکر کا نام بھی ساتھ ہی پڑ گئے، اسد قیصر کا، اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اپوزیشن کو، معلوم تھا آپ کو، کہیں نہ کہیں کچھ اندازہ تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یا بالکل سچی یا ہکا بکا رہ گئی تھی اپوزیشن؟ بات پتہ نہیں تھا،
نہیں پتا تھا. سچی بچی بات, ہکا بکا تو ہمیں رہنا چاہیے نا کہ آئین کے ساتھ اتنا مذاق اپنے صرف اقتدار کو بچانے کے لیے. جو کہتا تھا اقتدار کے لیے میں نہیں آیا, میں تو آیا ہوں اس ملک کو لوٹنے اور تباہ کرنے. تو یعنی کہ عمران خان کا سرپرائز تھا, یعنی کہ عمران خان کا سرپرائز تھا. یہ پاکستان کی قوم کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو سنا تھا کہ چور مچائے شور, یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ چوری جس نے کی ہے اس ملک میں, اور سب سے زیادہ NRO کو لفظ کو استعمال کر کے چور چور کہتا رہا ہے. اصل سب سے بڑا چور پاکستان میں یہ ہے. یہ ایک ہائی لیول پہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے کہ اس نے اپنے 3.5 سال, جو آدمی گھڑیاں بیچ دے, جو آدمی تلاشی نہ دے, جو آدمی اپنے فارن فنڈنگ کی بات نہ کرے, آپ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ دیانتدار ہے, یہ ریاست مدینہ کا بندہ ہے, یہ ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا ہے. حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں, حضرت عمر نے تو اپنے, حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں, حضرت علی نے تو اپنے بیٹے کا حصہ لے کے کرتا, اس پہ بھی اس کو جواب طلب ہو گیا تھا یہودی کے خانہ میں, جس کا خود مثال دیتا ہے. حساب دینا کہ توشہ خانے کا اس کو کیا ملا, اس میں کون سی پاکستان کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کا مسئلہ ہے. سب نے دیا ہے, اور بہت لوگوں کے اوپر تو کیسز بھی آئے ہیں. یہ کیوں نہیں دے رہا ہے حساب 3.5 سال کا؟ کیا ملا, کتنی گاڑیاں ملی ہیں, کتنی گھڑیاں ملی ہیں, وہ گھڑی کہاں بیچی جا رہی ہے, پینٹنگ کہاں بھیجی جا رہی ہے, کشتی کہاں بھیجی جا رہی ہے, جو چیزیں ملی بتائیں نا, گاڑیاں کتنی ملی. یہ جتنی چارج شیٹ ہے, یہ اپوزیشن کے جتنے الزامات ہیں, اگر آپ لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے, عمران خان پہ کیسز بنائیں گے؟ یہ حساب تو لیں گے, کیسز بنائے نہ بنائے یہ حساب تو لیں گے. یہ تو امانت ہے, پاکستان کے قومی خزانے کی امانت ہے. نوجوان کیوں نہیں سمجھتے؟ نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے, گونگے ہو گئے, بہرے ہو گئے. جو آدمی اپنی گھر کی تلاشی جو چوری ہو نہیں دے, فارن فنڈنگ کا ابھی تک کیوں نہیں, فارن فنڈنگ مجھے غریبہ بتائے. نہیں ہوگا شاہ صاحب, کیا یہ سیاسی انتقام کے مترادف نہیں ہوگا؟ نہیں, اگر آپ کہتی ہے کہ فارن فنڈنگ کا جواب دینا جو الیکشن لا کے مطابق, آئین کے مطابق ان کو دینا ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر فارن فنڈنگ کا الزام آیا ہے آج تک؟ سر پیپلز پارٹی فارن فنڈنگ لے, یہ چوری کرے, یہ الیکشن کمیشن میں تو ہم تو دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے تو کہہ دیا کب کا ہے, کب ہم نے اسٹے لیا ہے. اسٹے بتا دیں ہمارا اسٹے کس کا ہے. شاہ صاحب عمران خان کے خلاف اسٹے کس کا ہے؟ یہ درست کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی نے اسٹے لیا ہوا ہے, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی نے اسٹے لیا ہوا تھا. لیکن شاہ صاحب عمران خان کے خلاف سیاسی انتقام تو نہیں لے گی پیپلز پارٹی؟ کیوں لے گی؟ سیاسی انتقام کبھی ہم نے کس سے لیا ہے؟ آپ ہمارا اگلا دور دیکھ لے, کوئی ایک بندے کو بھی ہاتھ ڈالا؟ ہم نے کہا بھائی عدالت میں جاؤ, عدالت ہمارے پاس قانون موجود ہے. یہاں تو قانون بنائے گئے, فلاں آدمی کو, خورشید شاہ کو جیل میں بھیجنا ہے, قانون بناؤ. یہاں تو 2.5 سال ثابت کرنے کے پہلے ہی جیل میں ڈال دو. 2.5 سال آپ کو 2 سال جیل میں رکھا گیا, اور ثابت کچھ نہیں میرے اوپر کر سکے. کہاں گئے 500 ارب؟ ساری فیملی کو نئے ریٹ لگا کے, مارکیٹ نئے ریٹ, جو ہمیں ابا و جہاد کی یہ پراپرٹی تھی اس کے نئے مارکیٹ ریٹ لگا کے 1 ارب 22 کروڑ کیا ہے. اور اس میں ہم کم سے کم 20 آدمی ہیں, 18-20 آدمی ہیں. ہم سیاستدان ہیں, ہم ہر چیز کو امانت سمجھتے ہیں, کو بھی امانت سمجھتے ہیں. ہمیں پاکستان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہو سکتا ماں باپ ہو تو اس کو بھی کہے آپ ادھر ہے, پہلے پاکستان ہے, پاکستان ہوگا تو آپ بھی باعزت طریقے سے رہ سکتے ہیں. ماں باپ کو بھی, کیونکہ پاکستان اتنا عزیز ہے. اس شخص کو پاکستان اس لیے عزیز نہیں ہے کہ نہ اس کے بچے یہاں, تینوں بچے یہاں نہیں رہتے. یہ تو وہ شخص ہے جس سے پاکستان کو بدنام کیا. شاہ صاحب 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, 3 بچے, 2 بیٹے ہیں شاہ صاحب. 3 پلیز نہیں, آپ جان بوجھ کے مجھ سے 3 کروا رہی ہیں, میں سمجھ گیا. شاہ صاحب آپ نے خود فرمایا, میں تو صرف اپنے جاننے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ 2 بچے ہیں, 2 بیٹے ہیں ان کے. 3 بچے ہیں ان کے, 3 بچے ہیں جو وہاں پلتے ہیں. اگر یہ اس کے اوپر ایک کیس بھی ہو گیا تھا امریکہ میں اوپر, اس پہ پابندی تھی, یہ اسپیشل پرمیشن پہ امریکہ جاتا تھا. یہ کس شخص, اس کی باڈی لینگویج دیکھو کس طریقے سے خطرناک ہے کہ چوری سینہ زوری اس کو کہتے ہیں.
کہ چوری بھی کرو، ظلم بھی کرو، جبر بھی کرو، چوری بھی کرو اور لوٹو بھی، کھاؤ بھی، حساب بھی نہ دو. میں تو صاف ستھرا ہوں، ریاست مدینہ کا ہوں. ٹھیک. اور عمر بن معروف ہوں. پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو کہاں سے یہ آ گیا ہے. مدینہ ریاست جیسی ریاست کو یہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہے. مگر الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے. ہماری کامیابی ہوئی ہے. ہمیں ورکروں کو کہتا ہوں ہر جگہ پہ خوشیاں مناؤ. ہم نے اس کا اقتدار چھینا ہے. ٹھیک. اتارا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اور اتارا نہیں ہے، جوتے چھوڑ کے بھاگ گیا ہے پارلیمنٹ سے. جوتے چھوڑ کے وہ لے جا کے اسپیکر آفس میں پڑے ہوں گے. ان کے لوگوں کے جوتے پڑے ہیں حساب سے، وہ توشہ خانہ نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے انٹرویو کا، بٹ بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سوالات کے کڑے سوالات کے بھی بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے زبردست آپ نے جوابات دیے، اور انشاءاللہ اگلا انٹرویو آپ کے ساتھ کریں گے، آپ کے پاس خود حاضر ہو کے، آپ کے پاس تشریف لا کے، اور انشاءاللہ تب تک امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات، پاکستان کے حالات بہت بہتری کی جانب گامزن ہو چکے ہوں گے. آج یہ انٹرویو تھا سید خورشید شاہ صاحب کا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ رہنما، سابق اپوزیشن لیڈر. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.